दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और एक खूबसूरत इतवार का दिन गुजार रहे होंगे। मुझे आतिफ तौकीर कहते हैं। इंतखाबात जुमेरात के रोज हुए और अब तक हालात लेकिन वाज़ेह नहीं हैं। विक्ट्री स्पीचेज़ आपने मुख्तलिफ जमातों की सुन ली। एमकेएम ने भी विक्ट्री स्पीच कर दी, पीपल्स पार्टी ने भी कर दी, नून लीग ने भी कर दी, तहरीक-ए-इंसाफ ने भी कर दी। अवामी राय ताहम लगता है कि मुनक़सिम है। इस वक़्त जो मुख्तलिफ सूबों और वफ़ाक की असेंबलियों में अरकान की तादाद है, वो मुख्तलिफ जमातों के पास और किसी भी जमात के पास बज़ाहिर वाज़ेह अक्सरियत मौजूद नहीं है। गुज़िश्ता रोज़ मैंने ट्विटर पर लिखा कि पीटीआई को दीगर जमातों के मुकाबले में चूँकि ज़्यादा अवामी है, अहमियत या अवामी मकबूलियत हासिल रही है या अवामी हिमायत हासिल रही है, इसलिए पीटीआई को दावत दी जाना चाहिए हुकूमत साज़ी की। ज़ाहिर है ये एक उसूली बात है। अच्छा, आज जो मैं ये बात आप लोगों से कर रहा हूँ ना, इसमें जो मेरा मुखातिब लोग हैं, वो पीटीआई के दोस्त हैं। दीगर लोग सिर्फ़ सीखें इससे और समझने की कोशिश करें, क्योंकि मैं कुछ दुनिया के दीगर ममालिक की मिसाल भी आपके सामने रखूँगा। लेकिन इससे सीखने की कोशिश करें कि हमारे यहाँ मामला है क्या? अच्छा, मैंने जब ये लिखा कि पीटीआई को मौका मिलना चाहिए हुकूमत साज़ी का, क्योंकि उनके पास ज़्यादा नशिस्तें हैं। पार्लिमानी जमहूरियत में ऐसे ही होता है। गालिबन पीटीआई के 90 या 92 ऐसे आज़ाद उम्मीदवार हैं जो पीटीआई के बैकिंग से वो इंतखाबात में शरीक हुए और जीते। लेकिन ज़ाहिर है वो जो 133 नंबर दरकार हैं पार्लिमान में वो नहीं है। तो ये तो एक उसूली बात है कि पीटीआई को दीगर के मुकाबले में चूँकि ज़्यादा नशिस्तें हासिल हुई हैं, इसलिए पीटीआई को हुकूमत साज़ी की दावत देना चाहिए। जब मैंने ये लिखा और तो ज़ाहिर है बहुत सारे लोगों ने कहा कि जी ये मुख्तलिफ लोग हमारे यहाँ तो स्प्लिट होता ही है ना, लेकिन मैंने कल मुख्तलिफ नून लीग के रहनुमाओं से भी बात की। मैंने कहा साहब अगर पीटीआई की नशिस्तें आपसे ज़्यादा हैं, तो उन्हें हुकूमत साज़ी करने दें। अच्छा, मज़े की बात ये है कि उनमें से ज़्यादातर लोगों ने कहा तो हमें तो कोई ऐतराज़ नहीं है, ज़रूर करें, किसी ने नहीं रोका। अगर वो अपनी पार्लिमान में ज़्यादा नशिस्तें जो दरकार हुकूमत साज़ी के लिए नशिस्तें वो जमा कर लेते हैं, हिमायत जमा कर लेते हैं, तो कोई नहीं रोक सकेगा उनको। तो फिर सवाल ये है कि गड़बड़ कहाँ है? गड़बड़ ये है कि दीगर तमाम जमातें हैं, एमक्यूएम है, पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, फज़ल रहमान है, इनके दरमियान तल्ख़ एक-दूसरे के बारे में जुमलेबाज़ियाँ हम सुनते रहे हैं। एमक्यूएम इल्ज़ामात आयद करती रही है पीपल्स पार्टी पर, पीपल्स पार्टी इल्ज़ामात आयद करती रही है नून लीग पर, नून लीग इसी तरह अब इल्ज़ामात आयद करती रही है पीपल्स पार्टी पर। हत्ता कि इंतखाबात की जो विक्ट्री स्पीच थी नवाज़ शरीफ की, उस नवाज़ शरीफ की विक्ट्री स्पीच से पहले अताउल्लाह तारण ने जब ये तकरीर की, उसमें भी उसने बिलावल भुट्टो ज़रदारी को तनकीद का निशाना बनाया। उसी तरह बिलावल भुट्टो जब मुख्तलिफ मकामात पर जलसे कर रहे थे, तो वो नून लीग को तनकीद का निशाना बना रहे थे। ये तो बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन इसके बावजूद इन तमाम जमातों के दरमियान मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने का ऑप्शन खुला हुआ है। यानी आप एमकेएम से कहें कि पीपल्स पार्टी कैसी जमात है? वो कहेगी जी बहुत बुरी जमात है, बहुत खराब जमात है, बहुत बुरे उसके इक़दामात हैं। और आप उनसे कहेंगे कि आप उनके साथ बैठेंगे? वो कहेंगे जी बैठेंगे। उसी तरह आप नून लीग से कहेंगे, पीपल्स पार्टी को कहेंगे जी बहुत बुरी जमात है, बहुत खराब हुक्मरानी है। अब देखें सिंध का क्या हाल कर आप उनके साथ बैठेंगे? बोलेंगे जी बैठेंगे। क्यों नहीं बैठेंगे? लेकिन पीटीआई का मामला मुख्तलिफ है। पीटीआई कहती है कि मैं किसी के साथ बैठूँगी ही नहीं। भाई 2018 के इंतखाबात के बाद आपको पता है नताइज 3 दिन बाद कराची के नतीजे 3-3 दिन तक नहीं आए थे। आपको मालूम है? 36 बल्कि 48 घंटों तक कराची शहर के नताइज नहीं आ सके थे। किस अंदाज से उस वक़्त पीटीआई को जिताया गया था कराची शहर से और दीगर जगहों से। करीब ऐसे कोई 20-22 हलके थे, 22 नशिस्तें थी जहाँ पर जो वोट जो रिजेक्ट हुए, वो ज़्यादा थे पीटीआई की लीड से। आप जानते हैं? इसके बावजूद पीटीआई की हुकूमत साज़ी के लिए फ़ौज इस्तेमाल हुई थी। ये जो एमक्यूएम और दीगर जमातें पीपल्स पार्टी की हुकूमत में शामिल हुई थी, ये इमरान खान ने नहीं जमा की थी। ये एक तो जहांगीर तरीन का तैयारा उड़ा था पंजाब असेंबली में इमरान खान की अक्सरियत जो नहीं थी, उसको साबित करने के लिए, आज़ाद उम्मीदवारों को जमा करने के लिए। और वहाँ पर भी उस वक़्त किसी ने नहीं कहा था मंडी लगी है। उस वक़्त पीपल्स पार्टी ये नून लीग की सीटें पीटीआई के मुकाबले में
ज्यादा थी पंजाब असेंबली में, लेकिन जहांगीर तरीन का तैयारा उड़ा था और उस वक्त आजाद उम्मीदवारों को पीटीआई में शामिल करके पंजाब में बुजदार हुकूमत कायम हुई थी। आपको आप हमारे यहाँ याददाश्त का भी तो मसला है ना। हमारे यहाँ याददाश्त ये है कि सिलेक्टिव याददाश्त है, कुछ याद रहता है, हमें कुछ याद नहीं रहता, तो बेहतर होता है आपको याद दिलाया जाए। अब मामला ये है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में जो हालात हैं, मिसाल के तौर पर केपी में पीटीआई को किसी जमात की आ, बैकिंग की जरूरत नहीं, वो हुकूमत साजी कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, कोई नहीं रोक रहा। लेकिन विफाक में अगर आपने हुकूमत बनाना है तो आपको मुख्तलिफ जमातों के साथ बैठना पड़ेगा। लेकिन मसला ये है कि पीटीआई बैठेगी कैसे? कल की बात है कि जो पीटीआई के इस वक्त चेयरमैन हैं गौहर खान साहब, उन्होंने कहा कि वो एमकेएम के साथ बैठेंगे, लेकिन पीटीआई के एक और रहनुमा वो फरमाते हैं जी कि हम तो किसी के साथ नहीं बैठेंगे। तो साहब मसला ये है कि जब आप किसी के साथ बैठेंगे नहीं, तो हुकूमत साज़ी तो आप नहीं कर सकते। तो फिर यही ऐलान कर दें कि आप ऑपोज़िशन में बैठेंगे, वो ऐलान भी नहीं कर रहे। यानी हेजान में क्यों रखना है इस मुल्क को आपने? चलने तो दें। आप कानूनी रास्ता इख्तियार करें, जहाँ पर आपको इंतखाबी नताइज में एतराज़ है, ज़रूर कानूनी रास्ता इख्तियार करें, पुरअमन एहतजाज भी करें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन पार्लिमानी जमहूरियत तो इसी का नाम है ना साहब, आगे तो बढ़ना है आपने। यानी आप किसी और जमात के साथ इत्तेहाद भी नहीं करना चाहते। और आप चाहते हैं कि आपको हुकूमत भी बनाने दी जाए, कैसे हो? कैसे? तो इसलिए ये सवाल खुद से करना चाहिए। दूसरा ये कि अगर पीटीआई मेरा जो पीटीआई से बायद इख्तिलाफ रहता है, वो ये कि वो किसी और जमात के साथ बैठने को तैयार ही नहीं है। मुकालमत सियासी मुकालमत को वो गलत समझती है। अगर सियासी मुकालमा पीटीआई शुरू कर दे, तो मेरा तो कोई एतराज़ नहीं है पीटीआई, मैं तो समझता हूँ कि पीटीआई को बिल्कुल दीगर सियासी जमातों की तरह पीटीआई को भी परखना चाहिए। लेकिन अगर पीटीआई किसी और के साथ गुफ्तगू करने को तैयार ही नहीं है, तो साहब फिर तो ये तो गड़बड़ है, फिर ये जमहूरियत या जमहूरी पार्टी तो ना हुई। मैं आपको मिसालों के से समझाता हूँ। देखिए, जर्मनी में मिसाल के तौर पर एक जमात है एएफडी, वो पिछले कुछ अरसे में बहुत मकबूल हुई है। यानी वो उस यूँ समझिए कि जब यहाँ पर शामी महाजरीन और अफ़गान महाजरीन यहाँ जर्मनी पहुँचे, तो यहाँ पर नारे लगाए गए कि ये जो क्राइम्स हैं ये बढ़ गए, जराइम की तादाद बढ़ गई है, रेप बढ़ गया है, चोरियाँ बढ़ गई, इस अंदाज़ के मीडिया बयानिए पैदा किए गए और ख़ास तौर पर इसके लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल किया गया और इसलिए उनका ये मुसलमान तो होते ही बुरे हैं, ये जब से इस्लाम यहाँ पर आया यूरोप का बेड़ा गर्क हो गया, इस अंदाज़ के जुमले हमने सुने और उसका नतीजा ये निकला कि आम लोग ज़ाहिर है खरीद लेते हैं ऐसे ऐसे जुमले, सस्ते जुमलेबाज़ी जिसको कहते हैं, जज़्बाती जुमलेबाज़ी। तो हुआ ये कि यहाँ पर एएफडी जो अल्टरनेटिव फॉर डॉइचलैंड है यानी जर्मनी के लिए मुतबादिल, वो बहुत तेज़ी से ऊपर उठी। इस वक़्त वो जर्मनी की तीसरी सबसे बड़ी जमात है। लेकिन उसका मसला ये है कि वो किसी जमात के साथ ना वो बैठना चाहती है, ना कोई जमात उसके साथ बैठना चाहती है। इसलिए वो तीसरी जमात होने के बावजूद हुकूमत साज़ी की पोज़ीशन में कभी नहीं आ सकती। उसी तरह अभी गैरेट विल्डर्स वो आपके सामने है, उनकी जो हुकूमत बनी है हॉलैंड में। कोई अहम जमात उसके साथ गुफ्तगू करने को तैयार नहीं है क्योंकि नफ़रत अंगेज़ी बेहद है। मुसलमान यहाँ से चले जाएँ, कहते हैं जी गेट आउट फ्रॉम हियर सारे मुसलमानों को यहाँ से निकाल दें, तारकीन वतन को निकाल दें। उसी तरह अभी इटली में हमने देखा मेलोनी की हुकूमत है। किस कौन से लोग एलिमेंट शामिल हुए हैं? इंतहाई दाएँ बाजू के अनासिर इसमें शामिल हुए हैं। दूर क्यों जाते हैं? भारत की मिसाल आपके सामने है। भारत में बीजेपी है, बहुत भारी अ, मैंडेट के साथ वो इस वक़्त मौजूद है। लेकिन कोई आम जमात वो बीजेपी के साथ इत्तेहाद करे तो मसाइल हैं। अवामियत पसंदी का ये सबसे बड़ा मसला है। इस वक़्त भारत में हालात ये हो गए हैं कि आप मोदी सरकार पर तनकीद करेंगे, तो आपको भारत का दुश्मन समझा जाएगा। एंटी नेशनल, गद्दार, ये जुमले सुनने को मिल रहे हैं। साहब ये कैसी सियासत है कि आपसे इख्तिलाफ करें तो कोई जगह ही नहीं बचती। हमने 74 साल तक इस मुल्क में एक एक हालत देखी है कि आप किसी जर्नैल पर एतराज़ करेंगे तो आप गद्दार हो जाएँगे। आप सब पे करें, तनकीद करें, आप समाजी कारकुनों पे करें, जजों पे करें, सियासतदानों पे करें, वज़ीर-ए-आज़म पे करें, पोस्टमैन पे करें, पीआईए पे करें, कोई बात नहीं। किसी जर्नैल पर तनकीद नहीं होनी चाहिए क्योंकि जर्नैल पर तनकीद की तो आप गद्दार हैं। फौज पर तनकीद कैसे की? फौज के सियासी किरदार पर तनकीद कैसे की? ये रहा है। अब एक आपने एक नया बुत बना लिया है कि आप पीटीआई पर तनकीद नहीं करनी आपने। आपने पीटीआई पर तनकीद की, खुद ब खुद आप गद्दार भी हो जाएँगे, नून लीग के कारकुन भी हो जाएँगे, जाले भी कुछ भी कह देंगे आपको। आपने तनकीद क्यों की? साहब अगर आप सियासी जमात हैं, तो तनकीद तो होगी। अगर आप सियासी जमात नहीं हैं, तो सियासत से निकल जाएँ।
ये तो नहीं हो सकता कि आप सियासत करें और आप पर तनकीद ना हो, ये कैसे मुमकिन है? दुनिया में मुख्तलिफ सियासी नज़रियात के लोग होते हैं, किसी को आपका नज़रिया पसंद आएगा, किसी को आपका नज़रिया पसंद नहीं आएगा। ये क्या तरीका है कि मैं आप पर तनकीद करूँ, आप कहें जी आप यहाँ से आप गद्दार हैं, आप गैर मुल्की एजेंट हैं, आप बुग़्ज़-ए इमरान का शिकार हो गए। अरे भाई, बुग़्ज़-ए इमरान क्यों है भाई? मुझे पीटीआई आम सियासी जमातों की तरह गुफ्तगू शुरू करे, हमारा क्या लेना-देना है किसी जमात के साथ भाई? सच्ची बात ये है, मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरा क्या लेना-देना है? वहाँ पर कोई जमात कामयाब होती है, नाकाम होती है, मेरा बुनियादी मामला ये है कि पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी हो, पाकिस्तान में इंसानी हुकूक बहाल हो, वहाँ दर्जनों अ, इंसानी हुकूक के मामलात हर रोज़ पैदा हो रहे हैं। सिंध में हज़ारों लोग हैं, जो जमहूरियत के लिए खड़े होते हैं, तो उनको इस्तेहसाल का सामना होता है। दर्जनों लोग हैं जो लापता हैं। वो शहरी सिंध यानी कराची और दीगर इलाकों में जो महाजिर हैं, उनके लोग भी और सिंध के लोग भी जो दीगर सिंध के जो सिंधी कौम परस्त लोग हैं, उनके वो भी। उसी तरह पंजाब में दर्जनों लोग लापता हैं, केपी में, बलूचिस्तान में, कश्मीर में, गिलगित-बल्तिस्तान में, सब लोग नोहा पढ़ रहे हैं अपने दुःख का। इन पर कोई बुनियादी मसाइल पर कोई गुफ्तगू ही नहीं हो पा रही है इस हिजान की वजह से। बरसों से ये हिजान चल रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा। ये अजीब एक मसला पड़ गया है कि हमें हुकूमत दे दो, अगर हमें हुकूमत दोगे, हम कोई और काम नहीं करेंगे, हम इसको भी जेल में डालेंगे, मैं उसको रुलाऊँगा, मैं उसका एसी निकालूँगा, ये चलते रहेंगे सिलसिले। अगर आप हुकूमत से बाहर जाएँगे तो फिर एक अज़ाब। एक अजीब मसला पैदा हो गया है पाकिस्तान का। ना खुद काम करेंगे, ना किसी को काम करने देंगे, ना हुकूमत बनाएँगे, ना हुकूमत बनाने देंगे। इस तरह तो साहब नहीं हो सकता। ये तो बिल्कुल कोई सियासी या जमहूरी रवैया नहीं है। जमहूरियत तो गुफ्तगू का नाम है। मफ़ाहमत का मतलब आपको किसने कह दिया कि एनआरओ होता है? मफ़ाहमत का मतलब होता है, किसी ने जुर्म किया है वो अदालतों का काम है। पहले बैठें और गुफ्तगू करें। यहाँ जो सियासी मसाइल है उन पे बात करें। सेहत के आमा का मामला है, तालीम का मामला है, बुनियादी मसाइल हैं, महँगाई है इस वक़्त, इंडस्ट्री का मामला है, हुनरमंदी के और जो बेरोज़गारी और रोज़गार के मामलात हैं उन पर बात करना है। ये हैं सियासतदानों के काम। ये काम नहीं है कि फलाँ चोर है, फलाँ डाकू है, तो वज़ीर-ए-आज़म ने तो सज़ा नहीं देनी होती, कोई चोर है तो कोई डाकू है तो। ये तो वज़ीर-ए-आज़म का काम ही नहीं है। मैंडेट तो सबको मिला है, सारी जमातें मौजूद हैं पाकिस्तान में। तो ये तो नहीं हो सकता कि सिर्फ़ कोई एक जमात है वो कहे जी कि मेरे अलावा तो किसी का मैंडेट तस्लीम नहीं करता, तो इस तरह तो कोई जमहूरी रास्ता नहीं हो सकता। तो मेरी राय में पीटीआई के दोस्तों को खुद से पूछना चाहिए कि क्या वो वाक़ई एक दुरुस्त रास्ते पर हैं? सियासी गुफ्तगू क्यों नहीं हो पा रही है उनसे? कोई भी जमात उनके साथ गुफ्तगू करते हुए हिचकिचा क्यों रही है? 2018 में तो जनरल बाजवा ने दीगर जमातें आपके साथ जोड़ के हुकूमत बना दी थी और जनरल बाजवा जब पीछे से हटे थे, तो आपकी हुकूमत गिर गई थी। तो अब मामला ये है कि जनरल बाजवा तो नहीं है, अब आपका मौका है कि आप बतौर एक सियासी जमात के गुफ्तगू करें, जमहूरी रास्ता इख्तियार करते हुए, खुद से अपनी ताकत के ज़रिए अवाम आपके साथ है, बहुत सारे लोग हैं, पाकिस्तान में हज़ार-हा लोग हैं, लाखों लोग हैं, जो पीटीआई के सपोर्टर हैं। उनका मैंडेट है आपके साथ। आपका बुनियादी काम ये है कि आप दूसरों के मैंडेट को भी तस्लीम करें और गुफ्तगू करें। अगर आप गुफ्तगू करने से इनकारी हैं, कोई बात नहीं, फिर ऑपोज़िशन में बैठें। आप कहें जी हम हुकूमत नहीं करेंगे इस मैंडेट के साथ, हम ऑपोज़िशन में, बहुत अच्छी बात है। लेकिन चलें तो सही, पार्लिमान में आएँ तो सही। ये कौन-सा तरीका है कि अगर हमारी हुकूमत नहीं होगी, हमारी हुकूमत जाएगी, हम पार्लिमान से इस्तीफ़ा दे देंगे। अरे साहब! तो फिर तो ये कहानी खत्म कर दी आपने। आपका फिर आप फिर ये इंतखाबात खत्म कर दें। आप बोलें कि जी इंतखाबात में हम शामिल नहीं होंगे, हम तालिबान की तरह हैं, हम पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को मानते नहीं हैं, हम तो हुकूमत ऐसे ही हासिल करेंगे। तो ये तो कोई रास्ता नहीं है। गुफ्तगू तो करना पड़ेगी, आपको मेज़ पर बैठना तो पड़ेगा। ये क्या तरीका है जी, फलाँ चोर है, हम तो चोरों डाकुओं के साथ नहीं बैठते, तो साहब उन चोरों डाकुओं को लोगों ने वोट दिए हुए हैं ना, उनके वोट का भी तो एहतराम करना है आपने, सिर्फ आप ही तो नहीं है इस मुल्क में। ये कोई आमरीयत तो है नहीं कि पहले जर्नैल होते थे, वो कहते थे जी मैं बादशाह सलामत हूँ, अब इमरान खान मैं बादशाह सलामत हूँ। बादशाह तो नहीं है यहाँ पर, ना होने देंगे हम। तो इसलिए दरख्वास्त यही होगी भाई कि बराए मेहरबानी इस मुल्क के असल मसाइल को हल करने के लिए गुफ्तगू करें। भाई नून लीग कामयाब हुई है, नहीं हुई है, लेकिन जो तकरीर है आप देखें कि हम गुफ्तगू करेंगे, सियासी जमातों के साथ मिलाएँगे, सब लोग साथ जुड़ें, बहुत अच्छी बात है। आप उससे इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन ये बात तो ठीक है साहब, गुफ्तगू करेंगे ना, सियासी जमातें मिल के हुकूमत बनाएँ। मैं तो ज़ाती तौर पर चाहता हूँ, मेरी ख़्वाहिश होगी कि पीटीआई और पीपल्स पार्टी ये मिलें और हुकूमत बनाएँ, बहुत बहुत अच्छी बात है, हुकूमत बनाएँ। लेकिन मसला है कि वो बैठना ही नहीं चाहते। कल गौहर खान साहब ने कहा कि हम तो पीपल्स पार्टी के साथ बैठना ही नहीं चाहते। तो अच्छी बात है, दूसरी जगहों से नंबर पूरे कर लें, तो वो होंगे नहीं। तो ये है मेरे ख़्याल में मामला। हमें गौर करना होगा, पीटीआई के लोगों को खुद से एक अबादत डालने की कोशिश करें। ये टिकटॉक की वीडियोज़, ये व्हाट्सएप के मैसेजेज़, इनकी बुनियाद पर अपना सियासी नज़रिया मत बनाएँ। सवाल करना सीखें। वैसे ही सवाल, उतने ही कड़े सवाल जिस तरह आप लोगों से करते हैं ना, वैसे ही कड़े सवाल खुद से भी करना सीखें।
کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. یاد رکھیے گا کہ یہاں میں جس ملک میں ہوں نا، یہ پروپیگنڈا کا مرکز رہا ہے ایک دور میں. 1930 میں ایسے ہی حالات تھے یہاں پر، جب نازی ہٹلر اور جو نازی سوشلسٹ ہیں وہ اس ملک پر حاکم بنے تھے. انہوں نے ساری پارٹیاں ختم کر دی تھی. وہ کہتے تھے ہم کسی پارٹی کے ساتھ بیٹھیں گے ہی نہیں. اور پھر ہوا یہ تھا کہ یہ ملک ایک آمریت بن گیا تھا، سولین آمریت. یاد رکھنا، جو ہٹلر تھا وہ سولین رہنما تھا. یاد رکھیے گا، وہ کوئی جرنیل نہیں تھا. یہاں کوئی فوجی آمریت نہیں آئی تھی. جو بدترین جو آمریت آئی ہے، دنیا کی بدترین آمریت، وہ جرمنی میں آئی ہے. وہ سولین لایا تھا، وہ کوئی فوجی نہیں لایا تھا. آمریت تو خیر جس انداز کی بھی ہو، فوجی ہو کہ بغیر فوجی ہو، وردی کی ہو بغیر وردی کی ہو، وہ لعنت ہے ایک بہت بڑی. لیکن یہاں دنیا کی جو بدترین آمریت ہے نا، وہ جرمنی کی اور سوویت یونین میں اسٹالن کی سمجھی جاتی ہے. اور یہ دونوں فوجی نہیں تھے، یہ یاد رکھیے گا. یہ سولین رہنما تھے، لیکن فوجیوں سے زیادہ تباہ کیا ہے انہوں نے اپنے معاشرے کو. اور پھر جرمنی جب راکھ بن گیا تھا، تب جان چھٹی تھی اس آمریت سے. یہاں معذور مارے گئے، یہاں مذہبی اقلیتیں تباہ ہو گئیں، یہاں یہودیوں کو خاص طور پر چن چن کے مارا گیا. یہاں جو بچہ بہت اچھا پرفارم نہیں کر رہا ہوتا تھا، کسی طرح سے ذہنی طور پر کمزور ہوتا تھا، اس کو مار دیا جاتا تھا. جو اس کو کہتے ہیں یہ ریاست کے لیے کام کا نہیں ہے. یہ یہاں ایسے حالات بن گئے تھے. اس لیے امریت کے چکروں میں نہ پڑے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اس ملک میں صرف ایک جماعت ہوگی اور باقی کسی جماعت کو رہنے کا نہیں ہوگا. یہ بہت خوفناک ہے. پی ٹی آئی کے لوگوں کو خود سے سوال پوچھنا چاہیے. ایک لمحے کے لیے فرض کریں کہ ساری جماعتیں ختم ہو جائیں اور یہاں صرف پی ٹی آئی رہ جائے، کیا خوفناک ماحول بنے گا. یعنی کوئی سوال پوچھنے والا نہیں ہوگا، کوئی اپوزیشن نہیں ہوگی، کوئی اختلاف نہیں کر پائے گا. ایسا ملک چاہتے ہیں آپ جہاں پر کوئی پوچھنے والا نہ ہو، جہاں عمران خان پر کوئی سوال کرنے والا نہ ہو؟ اس ملک کی تلاش میں ہیں آپ؟ کیا یہ جرنیلی آمریتیں کافی نہیں تھی اس ملک میں، جہاں ایک جنرل صاحب بیٹھتے تھے، وہ کہتے تھے مجھ سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں. نہ میں پارلیمان کو مانتا ہوں، نہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو مانتا ہوں، نہ میں کسی اختلاف کو مانتا ہوں. جو اختلاف کرتا تھا کبھی اس کو کوڑے مارے جاتے تھے، کبھی جیلوں میں ڈال دیا جاتا، پھر لاپتہ کر دیا جاتا تھا. ایسا ملک چاہتے ہیں آپ؟ یہ کیا معاملہ ہے کہ میرے علاوہ کوئی سیاسی جماعت رہے گی نہیں، سارے چور ہیں. کمال کی بات دیکھیں کہ جو کوئی چور ہے وہ پی ٹی آئی میں آئے گا تو وہ ٹھیک ہو جائے گا، اور کوئی ٹھیک آدمی ہے وہ پی ٹی آئی سے جائے گا تو وہ چور ہو جائے گا. یعنی یہ کیا ہے معاملہ؟ انہوں نے کہا جی پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو پرویز الہی ہے، وہ اندر شامل ہوا تو اب وہ صدر ہے اس جماعت کا. اسی طرح اس جماعت کے کئی لوگ ہیں جو چھوڑ کے گئے اس جماعت کو، ان کو کہتے ہیں یہ چور ہیں یہ سارے. یہ کیا سیاست ہے؟ کیا یہ سیاست اس ملک میں چاہتے ہیں آپ؟ اس طرح کے اختلاف کوئی ہو ہی نہیں. جو پی ٹی آئی کے خلاف ہوگا وہ خود بخود، جس طرح جنرل صاحب کے سامنے کھڑا ہونے والا غدار ہوتا تھا، وہ پی ٹی آئی کے سامنے کھڑا. ایسا ملک چاہتے ہیں آپ؟ اگر ایسا ملک چاہتے ہیں آپ تو ظاہر ہے پاکستان میں جمہوریت یا جمہوریت کی پر یقین رکھنے والوں یا دستور پر یقین رکھنے والوں کو آپ سے لڑائی لڑنا پڑے گی. اسی طرح بہت مضبوطی کے ساتھ، بالکل ویسی ہی لڑائی جیسے جمہوریت پسندوں نے فوجی آمریتوں کے ساتھ لڑی ہے، بالکل ویسی ہی لڑائی جیسے آمریتوں کے ساتھ لڑی ہے، ویسی ہی لڑائی جیسے جی ایچ کیو اور جرنیلوں کے خلاف لڑی ہے، ویسی ہی لڑائی ایسی سوچ کے خلاف بھی لڑنا پڑے گی. یہ نہ ہو کہ پاکستان میں جمہوریت کے لیے کھڑے ہونے والے لوگ براہ راست آپ کے سامنے آ کھڑے ہوں، پھر پاکستان میں خوفناک صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. پی ٹی آئی کے دوست سوچیں. اچھی بات ہے شخصیت پسندی، آپ کو عمران خان پسند ہوں گے، بہت اچھی بات ہے، لیکن سوال ضرور کریں کیا پاکستان کو آپ ایک یک جماعتی آمریت بنانا چاہتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو کھل کے کہیں تاکہ آپ سے لڑائی آسان ہو سکے. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.